Hello class, welcome to my channel. I hope you all are doing well. हम यहाँ तैयारी कर रहे थे UGC नेट पेपर 2 कॉमर्स 08 जिसका कोड है इसके लिए कॉमर्स नेट JRF सेट, इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। हमारी यूनिट 1 चली है। यूनिट 1 में हमारे पास बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस हमारी यूनिट का नाम है, जिसमें हमने बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आज हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का लास्ट लेक्चर रहेगा। इसके बाद हम कल से शुरू करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस, क्योंकि आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो कल से इंटरनेशनल बिजनेस की क्लास हमारी शुरू हो जाएगी। आज क्लास हमारी 4 है। जिस किसी बच्चे ने क्लासेस नहीं देखी हैं पहले 3rd क्लासेस को देखिए। हमारी क्लासेस जो होती है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में रहती है, ताकि जो बच्चों समझ नहीं पाते हैं इंग्लिश में वो हिंदी में ईजिली समझ पाए। मैं कुछ हिंदी में कंटेंट होता है, कुछ हमारा इंग्लिश में कंटेंट होता है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन इसको हिंदी में ही करती हूँ। जब हमारा ये ख़त्म हो जाएगा पूरी यूनिट, इसके बाद हम करेंगे लास्ट में Q&A भी रखेंगे, ताकि हमें ये पता चल जाए कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो एग्ज़ाम्स में आता है, और अगर आता है तो उसमें से हम कितना ठीक कर पाते हैं। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास कल हमने पढ़ा था इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में। आज हम उसी के 2 और पार्ट्स होते हैं जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के पार्ट्स हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट में जो है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और एक है लीगल एनवायरनमेंट, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब हमें ये पता है कि पॉलिटिकल क्या है, पॉलिटिक्स क्या है। पॉलिटिकल के बारे में पढ़ते हैं तब कुछ कानून हमारे ध्यान में आते हैं, टैक्सेशन पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि राजनीतिक कारकों से मिलकर हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बना है, जिसमें राजनीति शामिल होती है, जो किसी विशेष क्षेत्र या देश में व्यवसाय संचालन को प्रभावित करते हैं। जिसका मतलब ये होता है कि हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी हमारे बिजनेसेस को इफ़ेक्ट करता है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी बिजनेसेस को इफ़ेक्ट करता है। इसमें सरकार की नीतियाँ, कानून, चुनाव, शासन व्यवस्था, राजनीतिक स्थिरता या अस्थिरता, टैक्सेशन पॉलिसी और इंटरनेशनल संबंध शामिल होते हैं। मतलब कि हमारे जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हमारे सरकार की पॉलिसीज़, कानूनी व्यवस्थाएं, चुनावी व्यवस्थाएं, शासन व्यवस्थाएं, राजनीतिक स्थिरता और अस्थिरता की हमारी पॉलिटिक्स कितनी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हमारा कितना स्टेबल है, अनस्टेबल है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। टैक्सेशन पॉलिसी के बारे में बात करते हैं तो हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, क्योंकि सरकार ही तो टैक्सेशन पॉलिसी बनाती है। पॉलिसीज़ कौन बनाता है? सरकार ही तो बनाती है पॉलिसीज़ को। इसीलिए जो टैक्सेशन पॉलिसी आती है वो भी हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में ही आती है। इन सब तत्वों से मिलकर हमारा एनवायरनमेंट बनता है, और ये जो चीज़ें होती हैं जैसे टैक्सेशन पॉलिसी आ गया, चुनावी व्यवस्था आ गई, राजनीति में स्थिरता है या अस्थिरता है, सरकार हमारी स्थिर है या अस्थिर है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप हमारे कैसे हैं, ये सब मिलकर जो है हमारे बिजनेसेस के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। और इन तत्वों का सीधा असर किसके ऊपर पड़ता है? इन तत्वों का सीधा असर पड़ता है हमारे व्यापार के लिए, क्योंकि हमने अपने बिजनेसेस के लिए कुछ नियम होते हैं, हमारे टैक्स पॉलिसीज़ होती हैं, बिजनेसेस की भी अलग से होती हैं। तो इन सब चीज़ों का इफेक्ट हमारे बिजनेसेस के ऊपर पड़ता है। तो हम बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का इफेक्ट हमारे बिजनेसेस के ऊपर भी पड़ता है, और एक्सटर्नली पड़ता है, जिसके ऊपर कोई भी कंट्रोल हमारे बिजनेसेस का नहीं होता है, इसको एक्सेप्ट ही करना पड़ता है। ठीक है। और ये जो हमारे राजनीतिक एनवायरनमेंट में जो डिसीजंस होते हैं, इनका इफेक्ट हमारे बिजनेसेस के ऊपर पड़ता है। ये हमारे बिजनेसेस के डिसीजन को भी इफेक्ट करते हैं, निर्णयों को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस एक्टिविटीज़। अब बिजनेस एक्टिविटीज़ जब हम करते हैं तो गवर्नमेंट का भी तो कुछ ना कुछ रोल होता ही है इसमें। जब हम पॉलिटिकल की बात करते हैं तो पॉलिटिकल में सरकार का ही इंटरफेयर होता है बिजनेसेस के बीच में। अब सरकार ने क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले हैं बिजनेसेस के लिए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, हम उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। लीगल फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है कानूनी ढांचा। सरकार क्या करती है? सरकार व्यवसायों के लिए नियम और कानून बनाती है, ताकि जो भी बिजनेस सेटअप किया जाएगा, जो भी बिजनेस फोरम किया जाएगा, बनाया जाएगा, वो नियमों और कानूनों को ध्यान में रखकर ही बनाया जाए। जो भी कानूनी व्यापारी गतिविधियां की जाएंगी वो सब सरकार के नियमों के दायरे के अंदर ही हो, ताकि बिजनेसेस के अंदर और हमारे एंटायर कंट्री के अंदर अनुशासन बना रहे।
इसके लिए नियम और कानून बनाए जाते हैं जो सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। जब भी कोई बिजनेस नया बनता है या रेगुलेट होता है तो उसको उन सब नियमों का, उन सब कानूनों का पालन करना पड़ेगा। ये कानून व्यापारिक धोखाधड़ी, कर चोरी, अनुशासनहीनता को रोकने में मदद कर रहा है। मतलब कि जो ये हमारा कानून बनाया जाता है, लीगल फ्रेमवर्क है, जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जो भी कानून बनाए जाते हैं बिजनेसेस के अंदर, वो क्यों बनाए जाते हैं? ताकि धोखाधड़ी अगर कोई होती है कंज्यूमर के साथ या बिजनेसेस के साथ, अनुशासनहीनता कोई बिजनेस करता है तो उसके ऊपर नज़र रखी जा सके। उसके लिए कुछ कानून बनाए जाते हैं ताकि किसी के साथ भी एक्सप्लॉयटेशन किसी का भी ना हो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं तो वो है टैक्सेशन। सरकार क्या करती है? सरकार टैक्सेशन पॉलिसी लाती है, सरकार टैक्स लगाती है, सरकार बिजनेसेस के ऊपर टैक्स लगाती है। सबसे बड़ा सरकार का इनकम का सोर्स कौन सा है? टैक्सेस ही है। और सबसे ज़्यादा टैक्स कहाँ से आता है? रोड टैक्स आता है, उसके बाद बिजनेसेस से टैक्स आता है। तो टैक्स लगाया जाता है और उस टैक्स को कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? उस टैक्स को प्रयोग किया जाता है कंज्यूमर्स के ऊपर, सार्वजनिक सेवाओं में यूज़ किया जाता है, शिक्षा और स्वास्थ्य में यूज़ किया जाता है, वहाँ पर उस टैक्स को इन्वेस्ट किया जाता है। सरकार क्या करती है? बिजनेसेस के ऊपर टैक्स लगाएगी, वहाँ से टैक्स ले लेगी और उस टैक्स को कहाँ पर लगाएगी? जितने भी आपके सरकारी हॉस्पिटल्स बनते हैं, स्कूल्स बनते हैं, उन सब के ऊपर उस टैक्स को लगाएगी। अब सरकार को इनकम खुद से कहाँ से होगी? टैक्सेस से ही तो होती है। इसीलिए बिजनेसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में टैक्सेस लगाए जाते हैं ताकि सरकार को इनकम हो सके और उस इनकम को कहाँ पर इन्वेस्ट किया जा सके? हमारी सार्वजनिक सेवाओं में इसको इन्वेस्ट किया जा सके, इसके लिए ये लगाया जाता है। उसके बाद इंसेंटिव एंड सब्सिडीज़। इंसेंटिव एंड सब्सिडीज़ का मतलब ये होता है कि सरकार क्या करती है, कभी कभी जो हमारे छोटे और मिडिल उद्योग होते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए इंसेंटिव्स देती है, सुविधाएं देती है, सब्सिडीज़ देती है ताकि उनको प्रमोट किया जा सके। छोटे लेवल के बिजनेस हैं उनको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके, इसीलिए उनको सब्सिडीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है, उनको कुछ सेवाएं, सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाती है ताकि ईजिली वो बड़े बड़े बिजनेसेस के साथ अपना बिजनेस भी ग्रो कर सके और उनके साथ कम्पीट कर सके। ये चीज़ें उनको इंसेंटिव दिए जाते हैं, सब्सिडीज दी जाती है। क्यों दी जाती है? ताकि वो कुछ ना कुछ इनोवेशन अपने बिजनेस के अंदर करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो कर सके, नई नई चीज़ों के बारे में रिसर्च कर सके, उसको डेवलप कर सके। इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या करती है? छोटे और मिडिल जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं उनको इंसेंटिव्स देती है या उनको सब्सिडीज़ प्रोवाइड करवाती है ताकि वो भी अपने बिजनेसेस को ग्रो कर सके और जो हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होती हैं उनके साथ मुकाबला कर सके। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है इकोनॉमिक पॉलिसीज़। अब इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हमने कल भी पढ़ा था, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, एग्जिम पॉलिसी, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी है हमारी। तो ये पॉलिसीज़ हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आती हैं जो सरकार के द्वारा ही बनाई जाती हैं। व्यवसायों के लिए कुछ आर्थिक नीतियाँ बनाई जाती हैं सरकार के द्वारा जो उसको चलाने में, उसको इन्वेस्ट करने में, उसको ग्रो करने के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करती हैं जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। जैसे फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, ये इसलिए बनाई जाती हैं ताकि बिजनेसेस ग्रो कर सके, ठीक है। और ये नीतियाँ कैसी हैं? मुद्रा है, ब्याज दरों की नीतियाँ हैं, विदेशी निवेश नीति है, इन सब चीज़ों के ऊपर ये इफेक्ट डालती है। तो हमारा बोलने का मतलब ये है कि जो लीगल एनवायरनमेंट है या जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट का असर जो है हमारे बिजनेसेस के ऊपर मैक्रो लेवल के ऊपर पड़ता है जो हमारे कंट्रोल के बाहर होता है। लेकिन लीगल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को पूरी तरह से कौन कंट्रोल करता है? सरकार कंट्रोल करती है। और जो हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर, फॉरेन पॉलिसीज़ के ऊपर, मॉनेटरी पॉलिसीज़ के ऊपर असर डालती है बिजनेसेस के। तो ये था। इसमें अब क्या आता है कि इस प्रकार सरकार की व्यावसायिक गतिविधियाँ अत्यधिक महत्व होती हैं क्योंकि यह न केवल अर्थव्यवस्था की संरचना को बनाए रखती है बल्कि अब समाज में भी न्याय और संतुलन बनाए रखती है। क्योंकि बिजनेसेस अगर सरकार के कानून के दायरे में रहकर अगर बिजनेस करते हैं तो उससे समाज को भी फायदा होगा, समाज में भी न्याय और सुनिश्चितता बनी रहेगी क्योंकि ग्राहकों का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, शोषण नहीं होगा। इसी के साथ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि जो एनवायरनमेंट हमारा लीगली इस्टेब्लिश किया गया है, मतलब कि इसके अंदर भी हमारे कानून आएंगे। कानूनी पर्यावरण को ही आप क्योंकि इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? कानूनी पर्यावरण। लीगल एनवायरनमेंट को बोलते हैं कानूनी पर्यावरण, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर हमारे कानून हैं, जहाँ पर हमारा लॉ है,
उसका स्ट्रक्चर जब बनाया जाता है, मतलब कानून है, लॉ है, उनका जब स्ट्रक्चर आता है तो उसको हम बोलते हैं लीगल एनवायरनमेंट, जिसमें व्यवसाय या समाज को चलाने के लिए किस तरह से एक बिजनेसेस को चलाया जाएगा, किस तरह से समाज को चलाया जाएगा, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे सरकार के द्वारा। सरकार ने ऐसे बहुत सारी पॉलिसीज बनाई हैं, बहुत सारे रूल्स बनाए हैं, एक्ट बनाए हैं, जिसके द्वारा, जिसके दायरे में रहकर बिजनेसेस काम करते हैं, जिसके दायरे में रहकर समाज काम करता है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ से जाएंगे, पिस्टल लेंगे, किसी को मार देंगे, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कानून हमारा वैसा नहीं है। किसी का शोषण करना, किसी की मृत्यु करना स्वयं से, वो हमारे कानून के दायरे में नहीं आता है, वो कानून नहीं है। अगर वो कोई व्यक्ति ऐसे कानून के बाहर रहकर काम करता है तो उसको सजा दी जाती है। सो ये कुछ हमारे स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं जो एक किसी व्यवसाय और समाज को चलाने के लिए अनुमति प्रदान करता है कि किस तरह से बिजनेसेस चलेंगे और किस तरह से समाज काम करेगा। इसमें सभी कानूनी नियम हैं, कानून हैं, सरकारी नियम बनाए गए हैं, न्यायिक प्रक्रियाएं हैं जो एक बिजनेस को चलाती हैं। ठीक है, तो लीगल एनवायरनमेंट का मतलब समझ गए। लीगल एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि जब लीगली कानून के दायरे में रहकर कोई कार्य किया जाता है, बिजनेस बनाया जाता है या समाज में काम किया जाता है, तो वो कानूनी दायरे में रहकर ही किया जाता है। इसके बाद आता है कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद। ये जो है आपके लिए नया टॉपिक हो सकता है इसके बारे में आपने पहले नहीं पढ़ा हो। कंज्यूमरिज्म का मतलब होता है उपभोक्तावाद। उपभोक्तावाद को बोलते हैं कंज्यूमरिज्म। मतलब कि इसका मतलब ये होता है, इसमें क्या किया जाता है कि कंज्यूमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को परचेज करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। समझिए क्या किया जाता है कंज्यूमरिज्म में, उपभोक्तावाद में। जो कंज्यूमर्स होते हैं हमारे, उनको, ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को परचेज कर सके, इसके लिए उनको क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। यह एक सामाजिक और आर्थिक विचारधारा है जिसमें यह माना जाता है, और माना इसमें यह जाता है कि लोग यदि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को परचेज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वस्त्रों को, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सामान होता है हमारा, उनको अगर वो परचेज करेंगे तो हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, तब हमारी कंट्री ग्रो करेगी। तो इसके लिए ताकि जो कंज्यूमर होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को परचेज कर सके, इसके लिए उनको मोटिवेट किया जाता है। इसको आप कंज्यूमरिज्म बोलते हो। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को परचेज करने के लिए कंज्यूमर्स को मोटिवेट किया जाता है, बस यही है इसका मतलब। सोच इसके पीछे क्या होती है कि यदि कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को परचेज करेंगे तो क्या होगा, बिजनेसेस ग्रो करेंगे और हमारे एंटायर कंट्री ग्रो करेगी, ये मतलब होता है इसका। इसमें लोगों को अधिक से अधिक उपभोक्ता वस्तुओं सेवाओं को खरीदारी करनी चाहिए, ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, ताकि इकोनॉमी का विकास हो सके, अर्थव्यवस्था का विकास हो सके। सिर्फ क्या है, उपभोक्ता वस्त्रों का और सेवाओं की क्या करना पड़ेगा, खरीदारी करनी पड़ेगी ताकि इकोनॉमी का विकास हो सके। सिर्फ ये तो कॉन्सेप्ट सही है कि अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे चीज़ों को तो क्या होगा, चीज़ें बिक जाएंगी, इंडस्ट्रीज़ की, बिजनेसेस की चीज़ें बिकेंगी और हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, तो इससे टैक्सेशन सरकार को हो जाएगा, जिससे हमारी एंटायर कंट्री ग्रो करेगी। ये तो है, बात तो सही है। इसमें उपभोक्ताओं की लगातार खरीदारी, उपभोग को बढ़ावा दिया जाता है, ताकि मतलब इस तरह की चीज़ें बनाई जाएंगी जिसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हैं। आज के टाइम में ऐसे ही है, जिस प्रकार की मनुष्य की डिमांड है, जिस प्रकार के उनके डिज़ायर हैं, वांट्स हैं, उसी के अनुसार चीज़ें जो है वो परचेज़ करी जाती हैं, उसी के अनुसार बनाई जाती हैं और लोग उसको परचेज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे प्रोडक्शन में और व्यापार में दोनों को ही बढ़ावा मिलता है। तो कंज्यूमरिज्म का मतलब ये हो गया कि दिमाग इस तरह से माइंडसेट करना है लोगों का, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ता वस्तुओं को खरीद सके, उसका यूज़ कर सके, ताकि हमारे एंटायर बिजनेस, एंटायर कंट्री ग्रो कर सके। इसको आप कंज्यूमरिज्म बोलते हो। ठीक है, और कंज्यूमरिज्म के दोनों ही प्रकार के इफ़ेक्ट जो है हमारे पड़ते हैं। ठीक है, इसके सकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं, इसके नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं, मतलब इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं और इसके नेगेटिव इफेक्ट भी हैं। तो पॉजिटिव इफेक्ट में क्या आता है हमारा, सबसे पहले पॉजिटिव इफेक्ट में आता है कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये होता है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम किया जाएगा, कंज्यूमर ज़्यादा वस्तुओं की डिमांड करेंगे, तो इकोनॉमी में तो उछाल आएगा ही ना, इकोनॉमी तो ग्रो करेगी ही, जिससे बाज़ार को भी बढ़ावा मिलेगा,
उद्योगों और व्यवसायों में भी वृद्धि होगी, क्योंकि उनकी जो चीज़ें बनी हैं वो बिक जा रही हैं सारी। जब वो सब कुछ बिक जाएगा तो बिजनेस तो ग्रो करेगा, इससे एंटायर कंट्री भी ग्रो करेगी, इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। और रोजगार में बिजनेस और रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम बनाएंगे तो इससे रोजगार भी तो बढ़ेगा। अब ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ज़्यादा वर्कर की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए क्या होता है, हमारे रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं और आर्थिक वृद्धि में भी हेल्प होती है। तो आर्थिक वृद्धि भी बढ़ती है और रोजगार भी बढ़ता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्ट। अब जब, क्योंकि इससे क्या होता है, नए नए प्रोडक्ट के बारे में उपभोक्ता जानना चाहते हैं, कंपनीज भी नए नए प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस कराती है कंज्यूमर्स को, तो इसीलिए नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, नए प्रोडक्ट का यूज़ किया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी जाती है, इनोवेशन की जाती है। और जब उपभोक्ताओं की डिमांड बढ़ने लगती है तो उपभोक्ताओं की डिमांड बढ़ने से कंपनियों को कई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करने को मिलता है, नए प्रोडक्ट का निर्माण करने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ताकि नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए प्रोडक्ट के साथ लोगों को मिलाया जा सके और नए प्रोडक्ट को लोग परचेज कर सके। इससे क्या होता है, जीवन स्तर में भी सुधार होता है। अब जिन चीज़ों को पहले यूज़ नहीं किया जा रहा था, अब उनको यूज़ किया जाएगा, ताकि लोगों का जीवन स्तर भी सुधार होगा और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो जाएगी। सो ये हम नेक्स्ट होता है, इससे सोशल ग्रोथ होती है। सोशल ग्रोथ का मतलब होता है पूरा समाज की ग्रोथ होगी। जब वो नए नए प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो उससे सोशल ग्रोथ भी होगी। इंडिविजुअली ग्रोथ तो होगी, लाइफस्टाइल तो हमारा ऊपर होगा, लेकिन साथ साथ में सोशल ग्रोथ भी हो जाएगी। अब कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर अपना जीवन निर्वाह करने के लिए नई नई चीज़ों को परचेज करेगा, नई नई सुख सुविधाओं की तलाश करेगा, जिससे समाज में पॉजिटिविटी में परिवर्तन होगा। तो इसके लिए ये हमारे कंज्यूमरिज्म के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं, जिससे बिजनेस ग्रो करेगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी, सोशल ग्रोथ होगी, न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू प्रोडक्ट का यूज़ किया जाएगा बिजनेसेस में। सो इससे कंज्यूमर का भी लाइफस्टाइल बढ़ेगा, बिजनेस का भी लाइफस्टाइल बढ़ेगा और ऑल ओवर द कंट्री भी ग्रोथ होगी। तो इसीलिए कंज्यूमरिज्म का ये हमारे पास पॉजिटिव इफेक्ट है। अगर किसी चीज़ के पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं तो साथ ही साथ में उसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साथ में ही चलते हैं। जब हम बात करते हैं नेगेटिव इफेक्ट की, तो कंज्यूमरिज्म के कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा, अगर नई नई चीज़ें बनाई जाएंगी तो नेगेटिव इफेक्ट भी तो उसके कुछ ना कुछ पड़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा नेगेटिव इफेक्ट होता है कि एनवायरमेंटल इफेक्ट। एनवायरमेंटल इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि पर्यावरण के ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, क्योंकि हम नई नई चीज़ों को बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे नेचुरल में रिसोर्सेज तो हमारे लिमिटेड ही हैं, हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज का बहुत गंदे तरीके से यूज़ कर रहे हैं। बदले में हम प्रकृति को कुछ भी नहीं देते हैं, उससे सारे रिसोर्सेज को हम ले लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, नेचुरल डिज़ास्टर आते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होता है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ती है, क्योंकि एंटायर कंट्री में लोगों की बहुत सारे वांट्स एंड डिज़ायर्स हैं, जिसके लिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हमें इस्टेब्लिश करनी पड़ती हैं। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में रॉ मटेरियल लगता है, और सारा के सारा रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, नेचर से आएगा, जिसकी वजह से जब उसको प्रोडक्शन किया प्रोसेस में होगा तो इससे पोल्यूशन भी होगा, वातावरण भी दूषित हो जाएगा, प्रदूषण भी बढ़ता है। इसीलिए प्राकृतिक संसाधनों में हमारे में कमी आती है और पर्यावरणीय संकट को ये बढ़ा सकता है। तो ये हमारा एनवायरमेंटल इफेक्ट होता है। सेकंड वन आता है मेंटल स्ट्रेस। अब कंज्यूमर को क्या हो जाता है इससे, मेंटल स्ट्रेस। कैसे, वो चाहता है कि नई नई चीज़ें मार्केट के अंदर आ रही है, वो इसको भी खरीदे, इसको भी खरीदे, नई नई चीज़ों को खरीदे। अब उसके पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, पैसा तो लिमिटेड है, लेकिन वांट्स एंड डिज़ायर उसकी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसकी वजह से उसको मेंटल स्ट्रेस हो जाने लगता है। लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे मानसिक शांति, हमारे को मेंटल पीस नहीं मिल पाता है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, नई नई चीज़ों को परचेज करना चाहते हैं, महंगे प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं, और उसको परचेज करने के लिए उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनको मेंटल स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट आता है स्पिरिचुअल डिससेटिस्फैक्शन। अब स्पिरिचुअल डिससेटिस्फैक्शन का मतलब ये होता है कि हमारे दिमाग में शांति नहीं आती है। क्यों? क्योंकि नए नए प्रोडक्ट हैं मार्केट के अंदर, हमारा दिमाग बस यही सोचेगा, इसके बाद हम ये परचेज करेंगे, ये परचेज करेंगे, ये भी अच्छा है, ये भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे। ये आता है ना दिमाग में जब नई नई चीज़ों को हम देखते हैं।
तो उसी तरह ये होता है, हम सिर्फ फिजिकल वस्तुओं की ओर जाते हैं, जो फिजिकल चीज़ें हैं उनको हम ज़्यादा महत्व देते हैं, और मानसिक शांति को और स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन की ओर, मोटिवेशन की ओर या मानसिक शांति की ओर हम तलाश नहीं कर पाते हैं, हमारा दिमाग शांत ही नहीं रह पाता है। तो इसी तरह से ये हमारे कंज्यूमरिज्म के कुछ नेगेटिव इफेक्ट हैं, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट हैं, जिसके बारे में हम पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको कंज्यूमरिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इस प्रकार क्या है, कंज्यूमरिज्म के दोनों पहलुओं का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसे संतुलित तरीके से अपनाना चाहिए, बैलेंस्ड वे में, ना ज़्यादा नेचर को प्रॉब्लम हो और ना ही ज़्यादा कंज्यूमर को, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसको एक बैलेंस्ड वे में अपनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद हमारा टॉपिक आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसका मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्शन दिलाने के लिए एक एक्ट बनाया गया है, क्योंकि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। किसकी एक्सप्लॉयटेशन करते हैं? जो हमारे कंज्यूमर होते हैं उनकी। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। टुडे, आज का जो कंज्यूमर है डिपेंड किसके ऊपर है? हंड्रेड्स ऑफ बिजनेसेस टू सेटिस्फाई देयर नीड। अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो हज़ारों बिजनेसेस के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो कंज्यूमर्स की नीड्स को, डिज़ायर्स को फुलफिल करते हैं। इन फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी, कंज्यूमर इज सेड टू बी सोवरियन एज द बिजनेस प्रोडक्ट व्हाट कंज्यूमर वांट। आज के समय में क्या माना जाता है? जो कंज्यूमर होता है वो बिजनेस के लिए क्या है? सार्वभौम है। मतलब बिजनेसेस के लिए कंज्यूमर ही सबसे बड़ा एक वो है कि वही उसकी नीड्स को सेटिस्फाई, मतलब वही उसके ऑब्जेक्टिव को, जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना, उसको पूरा कर पाएगा, ये बोला जाता है। लेकिन एक्चुअल में क्या है? बट इन रियलिटी कंज्यूमर इज एट मर्सी ऑफ बिजनेसेस। कंज्यूमर क्या हो रहा है? बिजनेसेस की दया के ऊपर जीवित है। ये हम मानते हैं कंज्यूमर के बिहाफ के ऊपर, कि जो बिजनेसेस बना के दे रहे हैं कंज्यूमर वही परचेज कर रहा है, ना कि वो चीज़ें परचेज कर रहा है जो एक्चुअल में उसकी वांट्स हैं, जो एक्चुअल में उसकी डिज़ायर्स हैं। ये है एक्चुअल में रियलिटी। ये माना क्या जाता है कि कंज्यूमर ही है जो जिसकी नीड्स को सेटिस्फाई किया जा रहा है बिजनेसेस के द्वारा। बट इन एक्चुअली में क्या है? वो कंज्यूमर क्या हो रहा है? वो बिजनेसेस की दया के ऊपर ही अपनी वांट्स को पूरा कर रहा है। बिजनेसेस क्या करते हैं? ऑफन करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। अनस्क्रूपुलस बिजनेसेस थ्रू मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, वो क्या करते हैं? निर्लज्ज रूप से, जो हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो निर्लज्ज रूप से क्या करते हैं? बिजनेसमैन हमारे कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करते हैं, मतलब उनका शोषण करते हैं, ठीक है। एडल्टरेशन करते हैं, शॉर्ट वेट करते हैं, ओवर चार्जिंग करते हैं। ओवर चार्जिंग का मतलब ये होता है कि जो हमारे प्राइस हैं उससे ज़्यादा प्राइस जो है वो चार्ज करते हैं। अनफेयर प्रैक्टिसेस करते हैं, मतलब एक्सप्लॉइट करते हैं, किसी न किसी तरह से कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करते हैं। वो एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषण करते हैं वो कंज्यूमर्स का, किसी भी तरह से करेंगे, चाहे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करेंगे, मतलब ऐसी एडवर्टीजमेंट करेंगे जिसकी जो एक्चुअल में बताया जा रहा है वो चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं। जैसे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारी होती हैं ऑनलाइन में हमें कुछ और बताया जाता है, जब हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं वो कुछ और आ जाता है, तो मिसलीडिंग होता है, मिसलीडिंग एडवर्टीज को बोलते हैं। ओवर चार्जिंग कभी कभी की जाती है। ओवर चार्जिंग का मतलब होता है जो प्राइस है उससे ज़्यादा मात्रा में प्राइस जो है वो चार्ज किए जाते हैं। और क्या है इसके लिए कुछ लॉ भी बनाए गए हैं, कंज्यूमर के एक्सप्लॉयटेशन से, शोषण से बचाने के लिए कुछ कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज बनाए गए हैं। अब इन लॉज को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इन लॉज से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है और इसमें मैचिंग का क्वेश्चन आ सकता है। इससे हमारे को एग्जाम में मैचिंग का क्वेश्चन आ सकता है। जो ये लॉज बनाए गए हैं कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट से, शोषण से बचाने के लिए, उसको रक्षा करने के लिए, ताकि उसकी किसी भी तरह से कोई भी शोषण ना किया जा सके। इसके लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937, जो कि याद रखना ही पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937 कब ये बना था? 1937 में बना था। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937। इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेशन एक्ट जो बनाया गया था एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए। इंडियन स्टैंडर्ड्स
इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेशन एक्ट 1952। इसके बाद बनाया गया था द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट 1954। तो इसको सीक्वेंस में ही याद रखेंगे। 37 में पहला आया था, 52 में था, फिर 54 में था। द असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 था। ट्रेडमार्क एंड मर्चेंटाइज मार्केट एक्ट 1958 था। ये सब हमारे कुछ एक्ट बने थे जो कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देते हैं एक्सप्लॉयटेशन से के रिगार्डिंग, ठीक है। इसके बाद हमारे कुछ और थे जिसमें था ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1980। ये सब हमारे कुछ कंज्यूमर को प्रोटेक्शन दिलाने के लिए एक्ट बनाए गए थे। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दीज लॉज कंज्यूमर रिमेन्ड एक्सप्लॉयड। इतने सारे लॉज होने के बाद भी हमारे जो कंज्यूमर थे वो शोषित हो रहे थे, उनका शोषण किया जा रहा था। देयरफॉर क्या किया गया, गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट लाया जिसको बोला गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1956। इसके अंदर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस नए नए आए जिन्होंने क्या किया, कंज्यूमर को एक्सप्लॉयटेशन होने से बचाया, उनका प्रोटेक्शन इन्होंने किया, ठीक है। इसके हम कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में समझ में आ जाए। तो इसमें क्या था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सबसे पहले तो हमें यही याद रखना पड़ेगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा है, जो है 1986। बाद में इसमें अमेंडमेंट भी की गई थी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंपटीशन एक्ट आया था 2002 में, ठीक है। सो सबसे पहले इसका फीचर है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज वन ऑफ द लार्ज बॉडी ऑफ कंज्यूमर्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। मतलब ये एक सबसे बड़ी एक ऐसी बॉडी है जो कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाती है। तो क्या याद रखना है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो बनाया गया है वो एक बहुत बड़ी लार्ज बॉडी है जो कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉयटेशन से, शोषण होने से बचाती है। इस एक्ट में क्या किया गया, कंज्यूमर हैव राइट टू गेट इंफॉर्मेशन ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। तो इस एक्ट के अंदर कंज्यूमर को ये राइट दिया गया कि आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में एंड प्राइस के बारे में आप जान सकते हो। कंज्यूमर जो है वो रिटेलर से या सेलर से किसी से भी ये पूछ सकता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसका प्राइस क्या है, उसके बारे में पूछ सकते हैं। द एक्ट अप्लाइज टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। जो ये हमारा एक्ट होता है हर प्रकार की वस्तुओं के ऊपर, हर प्रकार की सेवाओं के ऊपर जो है ये लागू होता है। Under this act, consumer has power to sue in district forum and report of complaint against cheating of कहाँ पे businessmen of the authorities and get remedies for this। मतलब कि इसका अभिप्राय क्या होता है कि जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं, कंज्यूमर के साथ अगर कुछ शोषण किया जाता है तो वो क्या कर सकते हैं, बिजनेसेस को, उन प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाकर भी वहाँ पर उसके लिए रिट दायर कर सकते हैं। और जो हमारी बिजनेसमैन अथॉरिटीज़ होती हैं, इसके लिए बिजनेसेस ने जो उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन किया है, जो उनके साथ शोषण किया है, उस शोषण के लिए वो वहाँ से रेमेडीज़ भी प्राप्त कर सकते हैं, उसके बदले में वो उनसे सुविधाएं भी ले सकते हैं, ठीक है। सो ये आता है इसके फीचर के बारे में। अब हमारे पास कुछ मेन अथॉरिटीज़ हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के लिए बनाई गई हैं। कुछ हमारे पास अथॉरिटीज़ हैं, जैसे हमारे पास 3 तरह की अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं। एक है सेंट्रल लेवल के ऊपर, एक है स्टेट लेवल के ऊपर, एक है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। इसको हम फोरम बोलते हैं, सेंट्रल फोरम, स्टेट फोरम एंड डिस्ट्रिक्ट फोरम। द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ये हमारे कुछ काउंसिल्स बनाई गई हैं जहाँ पर हमारे कंज्यूमर जो हैं अपनी रेमेडीज़ को प्राप्त कर सकते हैं इन काउंसिल्स में जाकर। तो सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 6 में हमारा क्या बताया गया है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बताई गई है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, सेंट्रल है तो सेंट्रल प्रोटेक्शन काउंसिल हो गया, सेंट्रल लेवल के ऊपर बनाई गई है तो सेंट्रल प्रोटेक्शन काउंसिल हो गया। इसके अंदर जो हमारा चेयरमैन या जो हमारा इंचार्ज होता है वो कौन होता है, सेंट्रल लेवल का मिनिस्टर होता है। सेंट्रल लेवल का मिनिस्टर जो होता है इसका इंचार्ज होता है और जो इसका चेयरमैन भी हो सकता है, शैल बी इट चेयरमैन ऑल्सो, ठीक है। और सेंट्रल काउंसिल में कितने व्यक्ति हो सकते हैं, कितने मेंबर हो सकते हैं, 150 मेंबर्स इसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है। इसमें ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल दोनों मेंबर ही इसके मेंबर्स हो सकते हैं, ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल। अब प्रोसीजर फॉर मीटिंग, अब जब हमारे पास कुछ काउंसिल बनती है तो मीटिंग्स भी तो उसकी कंटिन्यूअसली होती है। तो मीटिंग का सेक्शन 5 बताया गया है जिसमें मीटिंग्स के बारे में बताया गया है। अब सेंट्रल काउंसिल शैल मीट एज एंड व्हेन नेसेसरी, मतलब सेंट्रल काउंसिल कब मिल सकते हैं, कब वे मीट कर सकते हैं, जब ज़रूरी हो तब। बट एटलीस्ट क्या होना चाहिए,
वन मीटिंग ऑफ द काउंसिल शैल बी हेल्ड इन एवरी ईयर। जो याद रखने वाली चीज़ है, ये अपनी मर्जी से कभी भी मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन क्या है, एक मीटिंग सेंट्रल काउंसिल को एक साल के अंदर एक मीटिंग तो करानी ही पड़ेगी, एक मीटिंग तो इसकी होनी ही चाहिए। ये सेंट्रल काउंसिल का ये मीटिंग का प्रोसीजर होता है। दे मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज द चेयरमैन में थिंक फिट। जहाँ पर चेयरमैन ने थिंक किया, जहाँ पर चेयरमैन ने सोचा है, जहाँ पर उसने फिट किया है मीटिंग को उसी समय पर उसी प्लेस के ऊपर रख सकते हैं। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स क्या है सेंट्रल काउंसिल के, जिसको सेक्शन 6 में बताया गया है। ऑब्जेक्टिव्स को जो हमारे काउंसिल सेक्शन 6 में है, जो हमारे सेंट्रल काउंसिल के ऑब्जेक्टिव हैं। तो क्या ऑब्जेक्टिव है? द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट टू मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हार्जेडियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। मतलब कि उन प्रोडक्ट से मार्केटिंग में जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वो गुड्स एंड सर्विसेज से वो रेमेडीज ले सकते हैं जो हार्जेडियस होती है, लाइफ के लिए भी प्रॉपर्टी के लिए। मतलब कि ऐसी वस्तुएं जो हमारी प्रॉपर्टी के लिए, मतलब ज़मीन के लिए, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब है। हार्जेडियस होता है हार्ड वस्तुएं, जैसे कि हमारा ई वेस्ट आता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हमारा हार्जेडियस वेस्ट में आता है। ऐसा वेस्ट जो जल्दी खराब नहीं होता है, जल्दी नष्ट नहीं होता है, उसको बोलते हैं। उसके अगेंस्ट जो है हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन ले सकते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं जो हार्जेडियस नेचर की होती हैं। उसी के अनुसार द राइट टू बी इन्फॉर्म अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ प्राइस एंड सर्विसेज। तो ये क्या कर सकते हैं, जो क्वांटिटी, क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ प्राइस एंड सर्विसेज होता है उसके बारे में भी ये जानकारी ले सकते हैं। इसके बारे में भी वो अपने लिए प्रोटेक्शन अर्न कर सकते हैं अगर उनके साथ कुछ शोषण हुआ है। किसके बेसिस के ऊपर? क्वालिटी के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर, प्राइस के ऊपर। तब भी वे क्या कर सकते हैं, इसके लिए रिट दायर कर सकते हैं सेंट्रल काउंसिल में। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है द राइट टू बी एश्योर्ड वेन एवर पॉसिबल एक्सेस टू वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कॉम्पिटिटिव प्राइस। मतलब कि जहां पर भी आवश्यक हो, जहां पर भी जरूरी हो, ये क्या कर सकते हैं, अपनी वस्तुओं के लिए कंपिटिटिव प्राइस के ऊपर गुड्स एंड सर्विसेज को प्राप्त कर सकते हैं कहीं पर भी, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्री, कहीं पर भी जो प्राइस चले हैं। अगर कोई 10 रुपए की चीज़ है तो हर जगह पर वो 10 रुपए की ही मिलनी चाहिए। तो कंपिटिटिव प्राइस के लिए भी वो प्रोटेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। और कंज्यूमर को एजुकेशन का भी राइट है। अगर कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है, तो सप्लायर का ये मोटिव बनता है कि वे उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी कंज्यूमर को दें। उसके बाद आता है द स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। पहले हमने सेंटर पढ़ा, अब हम कंज्यूमर के लिए स्टेट काउंसिल पढ़ते हैं। स्टेट काउंसिल जो होती है हमारे इंफॉर्मेशन के द्वारा ही बन जाती है। अगर स्टेट से कुछ इंफॉर्मेशन आती है, कभी ज़रूरत पड़ती है, तो इसको एक इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसके द्वारा ही हम इसको बना सकते हैं। स्पेसिफाई सच नोटिफिकेशन से अ काउंसिल टू बी टेकन एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल रेफर टू। जो स्टेट के द्वारा बनाई जाएगी काउंसिल कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको स्टेट काउंसिल बोलते हैं। अब हम इसके मेंबर्स के बारे में पढ़ सकते हैं। इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं? जैसे कि हमारे सेंट्रल में कौन था, सेंट्रल मिनिस्टर इसका इंचार्ज था। उसी प्रकार स्टेट में स्टेट मिनिस्टर जो होता है, स्टेट गवर्नमेंट का मिनिस्टर जो होता है, वो इसका इंचार्ज होता है, वही इसका चेयरमैन भी हो सकता है। सच मेंबर्स ऑफ अदर ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल इसके मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन इसके जो मेंबर्स होते हैं वो 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किए गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनेशन के द्वारा स्टेट काउंसिल के 10 से ज़्यादा मेंबर्स जो हैं वो नहीं हो सकते हैं। अब हम कुछ इसकी मीटिंग्स के बारे में पढ़ लेते हैं। द स्टेट काउंसिल शैल मीट एज एंड व्हेन नेसेसरी। सेंट्रल की तरह ही हो गया, जब ज़रूरी हो तब, लेकिन बट नॉट लेस देन 2 मीटिंग्स शैल बी हेल्ड इन एवरी ईयर। लेकिन क्या होना चाहिए, 2 से ज़्यादा मीटिंग जो है एक साल में हो जानी चाहिए। मतलब एटलीस्ट 2 मीटिंग्स तो एक साल के अंदर होनी चाहिए। जैसे सेंट्रल काउंसिल में 1 मीटिंग होनी चाहिए, उसी प्रकार स्टेट काउंसिल में 2 मीटिंग हमारी एक साल के अंदर होनी चाहिए। ठीक है। दे शैल मीट एट सच टाइम एंड प्लेस द चेयरमैन में थिंक। उसी के अनुसार है, जैसे चेयरमैन बोलेगा वहीं पर ही मीटिंग करवाई जा सकती है। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो होती है वो हमारे अंडर आती है, स्टेट काउंसिल के अंडर ही आती है। अब दिस काउंसिल मेड बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट 2002 में अमेंडमेंट की गई थी, जैसा हमने पहले बताया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट 2002, जिसके बीच में डिस्ट्रिक्ट फोरम बनाई गई है। द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट बाय नोटिफिकेशन। जैसे हमारी स्टेट काउंसिल बनती है इंफॉर्मेशन के द्वारा, उसी प्रकार स्टेट गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन के द्वारा हमारी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी बन जाती है।
तो ये होता है। अब इसके कुछ मेंबर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। द कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर होता है वो इसका चेयरमैन हो सकता है, ठीक है। कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हु शैल बी इट्स चेयरमैन और हु शैल बी इट्स इंचार्ज हो सकता है। सच मेंबर ऑफ अदर ऑफिशियल एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं वो इसके ऑफिशियल मेंबर हो सकते हैं। अब इसकी कुछ मीटिंग्स के बारे में पढ़ लेते हैं। मीटिंग किस तरह से होगी। द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शैल मीट एज व्हेन नेसेसरी, जब जरूरी हो तब, और बट नॉट लेस देन 2 मीटिंग्स। अब डिस्ट्रिक्ट की एंड स्टेट की दोनों की 2-2 मीटिंग एक साल के अंदर होनी चाहिए, और स्टेट और हमारे सेंटर की एक साल में 1 मीटिंग तो अवश्य होनी ही चाहिए। द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शैल मीट एट सच टाइम एंड प्लेस, चेयरमैन, जहाँ पर चेयरमैन बोलेगा वहीं पर ही इसकी मीटिंग को उसी समय पर हम कर लेंगे। और याद रखने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं। स्टेट गवर्नमेंट का इंचार्ज एंड चेयरमैन कौन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर। स्टेट का कौन होता है, स्टेट गवर्नमेंट का मिनिस्टर। और डिस्ट्रिक्ट का कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट का होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर होता है, ठीक है। तो याद रखने वाली चीज़ें हैं। और मीटिंग्स 2-2 स्टेट की और डिस्ट्रिक्ट की 2 होनी चाहिए 1 साल के अंदर, और सेंटर की 1 होनी चाहिए 1 साल के अंदर। उसके बाद ये हमारी डिस्प्यूट रेडरेसल एजेंसीज हैं, मतलब विवाद निवारण एजेंसीज जो बनाई गई हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट फोरम की है, स्टेट की है, नेशनल फोरम की है। इसमें कुछ रेमेडीज भी इसके बारे में होती हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फेमा, जिसको आप बोलते हो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये है फेमा और फेरा। अब हम फेरा और फेमा के बारे में पढ़ते हैं। फेमा जो है ये क्या करता है, जितना भी हमारा विदेशी एक्सचेंज होता है, फॉरेन एक्सचेंज होता है, उसको ये मैनेज करता है, ठीक है। अब फेमा जो होता है एक्ट हमारा कब आया है, 1 जून 2000 में, एंड रिप्लेस इसने किया है फेरा को। जो फेरा एक्ट हमारा 1973 का, इसको रिप्लेस करके फेमा एक्ट आया है जो 1999 है। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ लेते हैं। वैसे होता क्या है, फेमा होता है जो फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करता है। जितना भी विदेशी निवेश हमारे पास आता है या यहाँ से जाता है उसको ये रेगुलेट करता है, उसको ये मैनेज करता है। अब फेमा की कुछ हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। इट फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स, जितने भी हमारे बाहरी ट्रेड होता है, व्यापार होता है बाहरी कंट्रीज़ के साथ, अदर कंट्रीज़ के साथ, और जितने भी पेमेंट्स हमारे को आती हैं या जाती हैं उनको ये इनेक्ट करता है, उनको ये फैसिलिटेट करता है, उनको ये देखता है फेमा। और ये प्रमोट करता है ऑर्डरली मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया के अंदर। जितना भी मेंटेनेंस होता है फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड, उसको ये देखता है। इट एम्फेसाइज ऑन ट्रांसपेरेंसी, ये ट्रांसपेरेंसी रखता है कि कौन सी कंट्री से कितना पेमेंट आया है, कितना उसको गया है, कितनी इनकम हुई है, कितनी पेमेंट है, उन सब के बीच में ट्रांसपेरेंसी रखता है गवर्नमेंट के साथ में, ठीक है। ये फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करता है, ये लिबरल बनाता है फॉरेन पॉलिसीज फॉर इन्वेस्टमेंट, ताकि इन्वेस्टमेंट हमारा इजीली हो सके। तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये फॉरेन पॉलिसीज को बहुत ही ज़्यादा लिबरल बनाता है, उदार बनाता है। लिबरल हम बोलते हैं उदार को। सो ये हमारा काम फेमा का होता है, और फेरा के स्थान पर ही हमारा फेमा बनाया गया है। तो फेरा एक्ट है सबसे पहले आया 1973 में, और फेमा एक्ट हमारा 1999 में, और एक्ट हमारा 2000, इसके बीच में इसको बनाया गया है। सो हमारा फेरा के बारे में हम पढ़ते हैं। तो फेरा वाज इनेक्टेड इन 1973 एंड इट केम इन फोर्स 5 जून 1974। इट वाज अमेंडमेंट बाय फेरा 1993 एंड रिप्लेस बाय फेमा 2000। फेमा को रिप्लेस, अब फेमा से इसको रिप्लेस कर दिया गया है, फेमा से रिप्लेस किया गया है फेरा को। फेरा पहले आया है, ठीक है। द आइडिया वॉज टू रेगुलेट द फॉरेन पेमेंट, रेगुलेट टू डीलिंग इन एक्सचेंज। वही बात है, सिक्योरिटी को एक्सचेंज करना है या डीलिंग करनी है, रेगुलेट करना है फॉरेन मार्केट को, फॉरेन एक्सचेंज को, वो काम हमारे फेरा में होते हैं, जो पहले फेरा में होते थे। फेरा इसको सिर्फ रेगुलेट करता था, एंड फेमा इनको देखता भी है, ट्रांसपेरेंसी भी रखता है, एंड पेमेंट्स को भी देखता है। एक्सटर्नल जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको सब फेरा ही रेगुलेट करता है। सो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे पास आता है इसके बाद CSR। ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, इसके बाद हम अपनी वीडियो को एंड करेंगे। सो CSR क्या होता है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका मतलब ये होता है कि जितने भी हमारे कॉरपोरेशंस होते हैं, जितने भी हमारे बिजनेसेस होते हैं, उन बिजनेसेस का समाज के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि जो बिजनेसेस हमारे होते हैं वो कहीं पर तो सेटअप होते हैं, जहाँ पर वो सेटअप होते हैं उसके आसपास समाज भी रहता है, लोग भी रहते हैं। अब जहाँ पर बिजनेस बहुत बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करी जाएगी, उस इंडस्ट्री का क्या होगा, पोल्यूशन भी तो वहाँ पर होगा,
उसकी वजह से या नेचर को कुछ ना कुछ नुकसान होगा। तो इसके लिए उसकी ताकि नेचर को वो सेफ रख सके, उसको क्लीन रख सके, एनवायरनमेंट को क्लीन वो रख सके, सोसाइटी को बेटर बना सके, टू कंट्रीब्यूट बेटर इन सोसाइटी एंड क्लीनर एनवायरनमेंट, इसके लिए कॉरपोरेशंस की, इसके लिए बिजनेसेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसके लिए हम इसको CSR बोलते हैं, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कॉरपोरेट की समाज के लिए जो उत्तरदायित्व होता है उसको हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, ताकि हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रह सके, सोसाइटी में वो बेटर कंट्रीब्यूट कर सके। अब गोल्स पढ़ लेते हैं कुछ CSR के कुछ गोल्स होते हैं। इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी, जिसका मतलब ये होता है, इसका सबसे पहला गोल ये रहता है कि हमारी जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, बहुत ही ज़्यादा निर्धन है जो एरिया, उसको थोड़ा सा इरेडिकेट करना है, उसको थोड़ा कम करना है, मतलब बहुत एक्सट्रीम पॉवर्टी को कम करना है। यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को अचीव करना है, मतलब कि ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड हमने क्या करना है, एटलीस्ट सबको प्राइमरी एजुकेशन तो मिलनी ही चाहिए, बेसिक एजुकेशन तो सबको मिलनी ही चाहिए। उसके बाद प्रमोट किया जाएगा जेंडर इक्वालिटी को एंड वीमेन को एम्पावरमेंट किया जाएगा। जो हमारी जेंडर इक्वालिटी है, मतलब कि मैन एंड वीमेन के बेसिस के ऊपर किसी के साथ भी कोई भी इनइक्वालिटी नहीं करी जाएगी, और वीमेन को और से ज़्यादा एम्पावर किया जाएगा ताकि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सके। डेवलप किया जाएगा ग्लोबल पार्टनरशिप को, मतलब कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ इजीली पार्टनरशिप कर सके, बिजनेस को ग्लोबली लेके जाना है। रिड्यूस करना है चाइल्ड मोरालिटी को। चाइल्ड मोरालिटी का मतलब होता है शिशु मृत्यु दर। हमने क्या करना है, CSR के बिहाफ के ऊपर, CSR के द्वारा जो चाइल्ड मोरालिटी है, शिशु मृत्यु दर है, उसको कम करना है एंड एंश्योर करना है एनवायरनमेंट में सस्टेनेबिलिटी, कि हमारे वातावरण में स्थिरता बनी रहे, अस्थिरता ना हो, नेचुरल कॉजेज ना हो, इसके लिए स्थिरता बनी रहे। तो ये हमारे मेन फोकस है, मेन गोल्स हैं, जिसका मतलब है CSR ने ये काम करने हैं अपने कॉर्पोरेट का। अब बेनिफिट्स क्या हैं CSR के? सबसे पहला बेनिफिट है इट मेक सेफ प्रोडक्ट। जब CSR में जब कोई कमेटी हमारी आती है, जब कोई बिजनेस हमारा CSR में आता है, तो उसका मेन मोटिव होता है कि सेफ प्रोडक्ट, हमने ऐसे प्रोडक्ट बनाने हैं जो हेल्दी हो, जिससे कंज्यूमर की हेल्थ को से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस प्रकार के प्रोडक्ट हमारे CSR में बनाए जाते हैं। उसके बाद ये क्या करता है, इंक्रीज करता है क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अच्छी तरह से सर्विसेज एंड गुड्स की क्वालिटी प्रोवाइड करवाते हैं कंज्यूमर को, इंक्रीज करते हैं एम्प्लॉय की लॉयल्टी को एंड रिटेंशन इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि अगर आप ऐसे प्रोडक्ट बनाओगे जिससे कंज्यूमर की हेल्थ को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और जिससे समाज में भी एनवायरनमेंट हमारा अच्छा होगा, या ऐसी इंडस्ट्रीज कोई काम करती हैं जो समाज में भी अच्छा योगदान दे रही हैं, एनवायरनमेंट को सेफ रखने में वो हेल्प कर रही हैं अगर, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय की लॉयल्टी बढ़ती है एंड ब्रांड की रिटेंशन होती है कि बार बार क्या करते हैं कंज्यूमर, उसी ब्रांड के उन्हीं चीज़ों को वो परचेज करते हैं। इट ऑल्सो अट्रैक्ट कंज्यूमर एंड मेक दैम लॉयल। और ये ऑल्सो क्या करते हैं, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करते हैं अपने बिजनेसेस की ओर और उनको लॉयल बनाते हैं ताकि वो उसी प्रोडक्ट को परचेज करें। इट इंक्रीज रेपुटेशन एंड ब्रांड इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करते हैं, अच्छी रेपुटेशन बनाते हैं और ब्रांड इमेज अच्छी तरह से करते हैं बिजनेसेस के अंदर। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंस आ गई, मतलब कि ये और कुछ इसके गोल्स आएंगे जिसको याद रखना पड़ेगा CSR के क्या गोल्स हैं और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। अब पढ़ लेते हैं CSR इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर CSR कैसा है, CSR कमेटी बनानी पड़ेगी और वो उसको समाज में काम करना ही पड़ेगा। उन कमेटीज़ को, किनको, उन बिजनेसेस को, उन इंडस्ट्रीज़ को जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है, जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ है और जिनके नेट प्रॉफिट जो है वो 5 करोड़ या इससे ज़्यादा है। तो याद रखें, 500 करोड़ नेटवर्थ आ गया, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ आ गया, टर्नओवर 1000 करोड़। तो जिन इंडस्ट्री का, जिन कंपनी का ये है, उनको CSR कमेटी बनानी पड़ेगी और समाज में अपना योगदान देना ही पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आज के सेशन में बस इतना ही। कल के सेशन में हम इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के बारे में हम इसके बारे में पढ़ेंगे जो है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस, और उसके कुछ थियोरीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ये टॉपिक हमारे छोटे छोटे हैं, 5-7 क्लासेस में हम इस यूनिट को कवर करेंगे, ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट यूनिट के ऊपर हम चलेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर लाइक द सेशन। थैंक यू सो मच।